हिस्ट्री में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि ब्रिटेन जैसे एक छोटे से देश ने इंडिया जैसे इतने बड़े देश को 200 सालों तक गुलाम बनाकर कैसे रखा? ऐसी कौन सी सोच थी जो इसके पीछे काम करती थी? अगर आप इसे एक नाम देना चाहें तो मैं कहूंगा इसका नाम था ओरिएंटलिज्म। क्या था ये ओरिएंटलिज्म? ओरिएंटलिज्म एक वर्ल्ड व्यू था। ओरिएंटलिज्म एक सोच थी। ओरिएंटलिज्म एक नजरिया था। एक ऐसा नजरिया जिससे वेस्टर्न कंट्रीज ईस्ट के देशों को देखते थे। इस नजरिए के मुताबिक इंडिया एक बारबेरियंस का देश था जिसकी सिविलाइजेशनल वैल्यूज बहुत ही बेकार थी। इंडिया कल्चरली रिटार्डेड और सोशली बैकवर्ड था। उनकी इसी सोच ने जन्म दिया व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी को। व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी दुनिया की व्हाइट पॉपुलेशन को यह जिम्मेदारी सौंपती थी कि वो दुनिया की नॉन व्हाइट पॉपुलेशन को सिविलाइज करे। और अपनी इसी सोच के तहत ब्रिटिशर्स ने दुनिया के एक एक करके कई सारे देशों को अपना गुलाम बनाया। तो क्या ब्रिटिशर्स इंडिया को बेहतर बनाने आए थे? और अगर वो इंडिया को बेहतर बनाने आए थे तो वो कैसे यहां से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लूट कर चले गए? कैसे उनकी वजह से इंडिया में इतने सारे फमाइन्स आए जिसके तहत लाखों करोड़ों लोगों की जान गई? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना और एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के इस छोटे से वीडियो में आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस पर्सपेक्टिव से हम मॉडर्न हिस्ट्री को 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये 5 पार्ट्स में पहला हिस्सा है अराइवल ऑफ यूरोपियंस, दूसरा है रिवोल्ट ऑफ 1857, तीसरा है मॉडर्न नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, चौथा गांधीयन एरा और पांचवा इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब हम एक एक करके इन सभी को देखेंगे। हमने मिडिल हिस्ट्री में देखा था कि मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में हॉकिंस और थॉमस रो जैसे ब्रिटिशर्स आए थे। लेकिन दोस्तों, ये पहले यूरोपियंस नहीं थे जो इंडिया आए। मेडिवल पीरियड में इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड रिलेशंस थे। इसमें मेनली स्पाइसेस का ट्रेड होता था। इंडिया आने वाले यूरोपियंस में सबसे पहले पुर्तगीज थे। फर्स्ट पुर्तगीज और फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर वास्को डी गामा, जो एक गुजराती ट्रेडर अब्दुल मजीद की हेल्प से 20 मई 1498 एडी को इंडिया के कालीकट कोस्ट पर पहुंचे। वास्को डी गामा इंडिया से पुर्तगाल वापस जाते समय जो ब्लैक पेपर ले गया था उस पर उसने 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया। ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए पुर्तगीज ने जो एम्पायर स्टैब्लिश किया उसको उन्होंने एस्टाडो दा इंडिया नाम दिया। 1503 एडी में पुर्तगीज ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की और दूसरी फैक्ट्री कैन्नौर में स्टैब्लिश की। सीक्रेट ट्रेड और डकैती को ट्रेड पॉलिसी का पार्ट बनाना और एक न्यू कॉलोनी ब्राजील की डिस्कवरी। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि इंडिया की धरती पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले यूरोपियन पुर्तगीज ही थे जो 1961 एडी तक इंडिया में गोवा, दमन एंड दीव पर शासन करते रहे। इनफैक्ट हमें तो इन्हें डरा धमका कर भगाना पड़ा। पुर्तगीज के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया से ट्रेड के लिए मसूलीपट्टनम में 1605 ईडी में फर्स्ट डच फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया। डचेस का ज्यादा इंटरेस्ट इंडोनेशिया में था और इंडिया में ब्रिटिश ज्यादा पावरफुल बन गए थे। 1759 एडी में बैटल ऑफ बेदरा में इंग्लिश ने डचेस को हराया और इंडियन ट्रेड से उन्हें अलग कर दिया गया। जितने भी यूरोपियंस इंडिया में आए उन सब के मुकाबले ब्रिटिश ज्यादा सक्सेसफुल रहे। 1599 एडी में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर नाम के एक ग्रुप ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी का फाउंडेशन रखा। इस कंपनी को ही आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा। इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर कैप्टन हॉकिंस 1608 में इंडिया पहुंचता है, जहां वो 1609 एडी में मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में पहुंचा। 6 फरवरी 1613 एडी को जहांगीर ने एक शाही फरमान इशू किया। इस फरमान से ब्रिटिशर्स को सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल गई। 1619 एडी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री अहमदाबाद, बड़ौच, बड़ौदा और आगरा में स्टैब्लिश हो चुकी थी। साउथ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश की। 1639 एडी में फ्रांसिस डे को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास लीज पर मिल गया, जहां पर ब्रिटिशर्स ने सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया।
1661 एडी में पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगांजा की मैरिज ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड से हुई, जिसमें बॉम्बे अंग्रेजों को डाउरी के रूप में मिल गया और चार्ल्स सेकंड ने उसको 3 पाउंड पर ईयर के रेंट पे कंपनी को सौंप दिया। मिड 17th सेंचुरी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड से प्रॉफिट कमाकर इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इंटरेस्ट लेने लगी, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि मुगल एम्परर औरंगजेब ने 1686 एडी में कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया। फरवरी 1690 एडी में कंपनी के एक ऑफिसर जॉब चार्नूक के एफर्ट से कंपनी और मुगल एम्परर के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया। 10 फरवरी 1691 एडी को जॉब चार्नूक ने सतनौती में फैक्ट्री की स्थापना की। 1698 से 99 एडी में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान की परमिशन से कंपनी को 1200 रुपए में सतनौती, गोविंदपुर और कालीकत्ता की जमींदारी मिल गई। इन तीनों को मिलाकर ही जॉब चार्नूक ने कलकत्ता की नींव रखी। मुगल एम्परर औरंगजेब की 1707 एडी में डेथ के बाद लेटर मुगल्स की कमजोरी किसी से छिपी नहीं थी। कंपनी भी अब अपने और अधिक विस्तार में लग गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट इवेंट 1717 एडी में उस समय हुआ जब जॉन सरमन की लीडरशिप में एडवर्ड स्टेफेंसन, विलियम हैमिल्टन जो कि एक सर्जन थे और ख्वाजा शेहोल्ड जो कि एक ट्रांसलेटर थे, मुगल कोर्ट में फरुखसियर से मिले। सर्जन विलियम हैमिल्टन ने फरुखसियर की सर्जरी करके एक पेनफुल बीमारी ठीक कर दी। एक्चुअली में वो ग्रॉइंस की स्वेलिंग से परेशान थे, जो कि पेट और जांघ के बीच का भाग होता है। इसी से खुश होकर फरुखसियर ने कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया। इस चार्टर से बंगाल में 3000 रुपए पर एनम के बदले कंपनी को कस्टम ड्यूटी से फ्री होकर ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। इस चार्टर को इंडिया में ब्रिटिश रूल का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और फरुखसियर की एक बड़ी बेवकूफी भी, जिससे आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने बंगाल में विवाद खड़ा कर दिया। बाद में बंगाल के नवाब ने कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके नतीजतन प्लासी का युद्ध हुआ। ब्रिटिशर्स के बाद फ्रेंच इंडिया में आए। लुई XIV के फाइनेंस मिनिस्टर कॉलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फ्रेंच कंपनी को स्टेट का प्रोटेक्शन था। 1667 एडी में फ्रांसिस कायरो की लीडरशिप में एक टीम इंडिया आई और उसने 1668 एडी में सूरत में अपनी पहली ट्रेड फैक्ट्री की स्थापना की। 1672 एडी में एडमिरल डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान को हराकर सैंथोम को हथिया लिया। 1673 एडी में फ्रेंच कंपनी के डायरेक्टर फ्रांसिस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पार्दुचेरी नामक एक गांव लिया। इसको ही बाद में पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। ब्रिटिश कंपनी की तरह फ्रेंच कंपनी भी ट्रेड के लिए एस्टैब्लिश की गई थी, लेकिन वो भी पॉलिटिकल मामलों में उलझ गई। यूरोप में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर अब इंडिया में भी एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच लड़ा गया फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746-48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था। यूरोप में एक्सला चैपल की ट्रीटी के बाद इंडिया में भी दोनों कंपनीज के बीच शांति स्थापित हो गई। सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749-54 एडी कर्नाटक के नवाबी की पोस्ट को लेकर हुआ। चंदा साहिब ने नवाबी के लिए डुप्लेक्स की हेल्प ली। दूसरी ओर डुप्ले ने डेक्कन की सूबेदारी के लिए मुजफ्फर जंग को ओपन सपोर्ट दिया। ब्रिटिशर्स ने अनवरुद्दीन और नशीर जंग को सपोर्ट किया। इस वॉर में फ्रेंच विजयी हो रहे थे, लेकिन इंग्लैंड से मद्रास आए एक क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव ने 500 सोल्जर्स के साथ धारवाड़ पर कब्जा कर लिया और फ्रेंच को सरेंडर करना पड़ा। फ्रांस में सीनियर ऑफिसर्स ने डुप्ले की इस पॉलिसी को क्रिटिकली अप्रेज किया और डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। इसे फ्रेंच गवर्नमेंट की एक बेवकूफी कहा जाता है, क्योंकि डुप्ले के बाद इंडिया में फ्रेंच को लीड करने वाला कोई ढंग का लीडर नहीं बचा। थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756-63 का इमीडिएट कारण था रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन द्वारा बंगाल स्थित
चंद्रनगर पर अधिकार करना। इस बार ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच निर्णायक वॉन्डिवॉश की लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में ब्रिटिश फोर्सेस को आयरकूट ने लीड किया, तो वहीं फ्रेंच फोर्सेस को काउंट डी लैली ने लीड किया। इस बार फ्रेंच हार गए। 16 जनवरी 1761 एडी को पौंडीचेरी को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इस प्रकार इंडिया में सभी यूरोपियन कंपनीज में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ताकतवर साबित हुई। वास्तव में श्रेष्ठता का एक मुख्य कारण 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों की जीत और उनको मिला खूब सारा पैसा था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने कॉन्स्पिरेसी से जीता था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का फर्स्ट गवर्नर था, जिसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलेजली आदि बंगाल के गवर्नर बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 एडी में इंडिया का गवर्नर जनरल बना। प्लासी के युद्ध के बाद से ही इंडिया के लोगों का आर्थिक शोषण शुरू हो गया। इसके साथ साथ इंडिया के लोगों के रीति रिवाज व धर्म में भी ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगी थी। इन सभी कारणों से इंडिया में 1757 यानी कि प्लासी वॉर के बाद से ही छोटे छोटे रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होते रहे। इनमें शामिल थे बंगाल का सन्यासी या फकीर विद्रोह, बंगाल में ही हुआ सन्यासी विद्रोह, महाराष्ट्र में हुआ रामोसी विद्रोह और इंडिया में 1857 की क्रांति से ठीक एक वर्ष पहले हुआ संथाल विद्रोह। ये सभी विद्रोह अंग्रेजों की उन पॉलिसीज के विरोध में थे जिन्हें ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 टू 1856 एडी तक इंडिया का गवर्नर जनरल था। इसके समय में इंडियंस की लिबर्टी, कल्चर और रिलीजन पर प्रहार किया गया। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। ब्रिटिशर्स को लॉयल अवध को भी माल एडमिनिस्ट्रेशन के आरोप में ब्रिटिश इंडिया से मिलाने का मौका मिल गया और इससे अंग्रेजों ने यह साबित कर दिया कि वो किसी के सगे नहीं। विलय संबंधी इन कारणों से झांसी, अवध जैसे स्टेट के लोगों में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध काफी गुस्सा था। इंडिया के लोगों का यह गुस्सा प्लासी के युद्ध के 100 वर्षों के बाद 1857 के रिवॉल्यूशन में फूट पड़ा। 1857 की क्रांति के इमीडिएट कारणों में काऊ और पिग की फैट में लिपटे हुए कार्ट्रिज थे, जिनको एनफील्ड राइफल से फायर करने से पहले दांतों से खोलना पड़ता था। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों का धर्म भ्रष्ट होता था, क्योंकि काऊ हिंदुओं में पवित्र मानी जाती है, वहीं पिग मुसलमानों के लिए बहुत ही अपवित्र माना जाता है। इन फैट में कवर्ड कार्ट्रिज के अगेंस्ट सबसे पहली घटना 29 मार्च 1857 एडी को बैरकपुर कैंट में घटी, जहां 34th इन्फेंट्री के सोल्जर मंगल पांडे ने कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया और अपने सीनियर्स लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन को गोली मार दी। इन सभी कारणों से शुरू हुई सेपॉय म्यूटिनी। 10th ऑफ मई 1857 को मेरठ कैंट के सोल्जर्स ने चर्बी लगे कारतूसों को यूज करने से मना कर दिया। विद्रोही सिपाही 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह सेकंड को अपना बादशाह अनाउंस कर दिया। अब यह विद्रोह नॉर्थ इंडिया में फैलना शुरू हुआ। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। यहां पर पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने विद्रोह को लीड किया, जिसमें उनकी हेल्प तात्या टोपे ने की। लखनऊ में 4 जून 1857 एडी को बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। झांसी में 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की लीडरशिप में विद्रोह की शुरुआत हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से युद्ध लड़ा और जनरल ह्यू रोज के साथ हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। नॉर्थ इंडिया में इस रिवॉल्यूशन का तेजी से फैलना अचानक नहीं था। कुछ हिस्टोरियंस कई वर्षों की योजना मानते हैं। हिस्टोरियंस के अनुसार आजिमुल्ला ने बिठोर, जो कि कानपुर में स्थित एक जगह है, में नाना साहेब के साथ मिलकर रिवोल्ट की योजना बनाई और 31 मई 1857 को क्रांति का दिन फिक्स किया गया। हालांकि यह क्रांति उसके पहले ही शुरू हो गई।
क्रांति के सिंबल के रूप में लोटस फ्लावर और रोटी को सेलेक्ट किया गया था। यह क्रांति नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर फैली तो थी, लेकिन लीडर्स और उनकी प्लानिंग ना होने की वजह से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसको दबा दिया। इस रिवोल्ट की लीडरशिप के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा था, यदि उनमें यानी कि विद्रोहियों में से एक में भी एबिलिटी होती तो हम हमेशा के लिए हार जाते। बहादुर शाह जफर, जो कि 82 वर्ष के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने 20 सितंबर 1857 को लेफ्टिनेंट एसआर हडसन के सामने हुमायूं टॉम में सरेंडर कर दिया। हडसन ने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी और उन्हें बिना कपड़ों के दिल्ली के लाल दरवाजे पर सड़ने के लिए लटका दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। रंगून में उनकी कब्र पर उनके कुछ शब्द लिखे गए हैं, जो हैं, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएआर में। कुएआर का मतलब होता है मातृभूमि। यहां पर बहादुर शाह जफर अपनी बदनसीबी बता रहे हैं। लखनऊ की बेगम हजरत महल भी अंग्रेजों से हार गई और नेपाल चली गई। आरा के कुंवर सिंह बहादुरी से अंग्रेजों से लड़े, लेकिन युद्ध में जख्मी होने के कारण उनकी डेथ हो गई। फैजाबाद में विद्रोहियों को लीड करने वाले अहमदुल्ला को 5 जून 1858 को पकड़कर गोली मार दी गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे रिवोल्ट को दबा दिया, लेकिन फिर भी इस रिवोल्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में वीडी सावरकर ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा है। अब हम बात करेंगे कि इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या रहा। रिवोल्ट सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, लेकिन इससे यह पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इंडियंस के लिए कितना एक्सप्लॉयटेटिव है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदली और इंडिया में कंपनी के रूल को समाप्त कर दिया गया और इंडिया का शासन डायरेक्ट क्राउन के अंडर आ गया। अब इंडिया पूर्ण रूप से ब्रिटेन के कंट्रोल में था। ब्रिटेन का यह सफर एक ऐसा सफर था जो उसने ट्रेड से शुरू किया था। इंडिया में इनसे पहले भी फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, लेकिन वो सभी इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करके यहीं के होकर रह गए। लेकिन ब्रिटिशर्स यहां केवल लूट खसोट करने ही आए थे और वो यहां की वेल्थ को ब्रिटेन भेज रहे थे, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, और उन्होंने अपना कल्चर इंडियंस पर थोपना शुरू कर दिया। इंडिया में इस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीजन, नॉलेज आदि का लेवल बहुत नीचे चला गया, जबकि यूरोप में यह पीरियड पुनर्जागरण का था। ऐसे समय में कुछ बंगाली, जिन्हें इंग्लिश की नॉलेज थी और वो वेस्टर्न एजुकेशन से परिचित थे, इंडिया में फैली बुराइयों को दूर करने की कोशिश में लग गए। ऐसे इंटेलेक्चुअल्स में सबसे ऊपर जिस इंडियन का नाम आता है वो हैं राजा राम मोहन रॉय। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय का बर्थ 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में राधानगर में हुआ था। राममोहन रॉय को डिफरेंट लैंग्वेजेस में महारत हासिल थी। ये इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीस और हेब्रू जैसी लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली बोल और लिख सकते थे। रिलीजियस रिफॉर्म के लिए इन्होंने वेदों के बेस पर मूर्ति पूजा को गलत प्रूव किया। वैदिक नॉलेज के लिए और अंधविश्वास को दूर करने के लिए इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया तथा 1829 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। उन्होंने इंडियंस को अधिकाधिक फ्रीडम देने की वकालत की और इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन देने की सरकार से मांग की। वेस्टर्न इंडिया में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के लिए महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की। रानाडे ने विमेन डिपेंडेंसी और चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए और विडो रिमैरिज के साथ साथ वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कार्य शुरू किए। उन्होंने डीके कर्वे के सपोर्ट से 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। अभी तक हमने जितने भी सोशल रिफॉर्मिस्ट की बात की वो सभी वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित थे, लेकिन इंडिया में इस समय कुछ समाज सुधारक ऐसे भी थे जिन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए एंशिएंट इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट और कल्चर का सहारा लिया। इन सुधारकों में सबसे पहला नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर था। दांडी स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने
10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने कहा था कि आर्यंस सुपीरियर हैं, वेद ईश्वरीय ज्ञान है तथा भारत भूमि होली लैंड यानी कि पवित्र भूमि है। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था वैदिक रिलीजन को प्योर फॉर्म में स्टैब्लिश करना और इंडियंस पर वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव को कम करना। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो स्लोगन रेस किया और 1863 एडी में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। इनके बढ़ते प्रभाव को देखकर वैलेंटाइन शिरोल ने अपने बुक में इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। अब हम इसी कैटेगरी में एक ऐसी पर्सनालिटी की बात करेंगे जिसने ना केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड को यह बताया कि इंडिया का कल्चर और रिलीजन सबसे पुराना और श्रेष्ठ है। जी हां, इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 1893 एडी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो सिटी में आयोजित फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इस कॉन्फ्रेंस में दी गई उनकी स्पीच के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड न्यूज़पेपर ने लिखा कि उनको सुनने के बाद हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य था। यहां मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि इस समय इंडिया के एंशिएंट कल्चर और रिलीजन को केवल इंडियंस ही श्रेष्ठ मानकर सोशल रिफॉर्म नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ फॉरेनर्स भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहे थे। और ऐसा ही एक नाम है एनी बेसेंट का। श्रीमती एनी बेसेंट प्राचीन हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मानती थी। इंडिया में एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के एफर्ट से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बदल गया। अब हम बात करेंगे कुछ अदर रिलीजन्स में हुए रिफॉर्म्स की। 1857 के रिवोल्ट में मुस्लिमों के अधिक पार्टिसिपेट करने के कारण गवर्नमेंट ने मुसलमानों से दूरी बना ली, जिसके कारण उनका इकोनॉमिक डिप्राइवेशन शुरू हो गया। इस कंडीशन में सुधार लाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में रिफॉर्म की कोशिश की और उनको मॉडर्न एजुकेशन के लिए प्रेरित किया। मुस्लिमों को मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए उन्होंने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से की जाने वाली पॉलिटिकल डिमांड्स का कोई खास रिजल्ट ना मिलने पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने लिबरल्स की इस पॉलिसी को पॉलिटिकल मेंडिकेंसी यानी कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। इनमें लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इसी समय भारत में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो गई। इन एक्टिविटीज का एपी सेंटर बंगाल था, क्योंकि नेशनलिटी रिलेटेड कॉन्शियसनेस बंगाल में सबसे ज्यादा थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगालियों की ताकत को कम करने के लिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल पार्टीशन की घोषणा कर दी। ये योजना 16 अक्टूबर 1905 से इफेक्ट में आ गई। ये पार्टीशन हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के बेस पर किया गया था। हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे के प्रति अपनी सॉलिडेरिटी को दिखाते हुए और इस एक्ट का विरोध करते हुए एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी और 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही साथ बहुत जोर शोर से स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, जिसमें फॉरेन गुड्स का यूज ना करके देश में बनी चीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। लेकिन अंग्रेज भी अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल रहे, क्योंकि उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में फूट का बीज बो दिया, जहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी गई, जिसकी घोषणा ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में कर दी। वर्ष 1907 तक कांग्रेस के अंदर लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट के बीच मतभेद इतने अधिक बढ़ गए कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के इलेक्शन के लिए सूरत सेशन में 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई। इसके बाद 1909 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म, जिसमें मुस्लिम केवल मुस्लिमों को ही वोट दे सकते हैं, से भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास किया। हम इसे सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जानते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों द्वारा चलाया गया स्वदेशी मूवमेंट तथा अन्य तरीकों से काफी विरोध के बाद दिसंबर 1911 में बंगाल पार्टीशन को रद्द कर दिया गया। वर्ष 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। लिबरल्स ने गवर्नमेंट के इस प्रयास को अपनी मंजूरी दे दी कि भारतीय उनका सपोर्ट करें इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करने के बाद अंग्रेज स्वराज या होम रूल लीग की उनकी मांग को मान लेंगे। कांग्रेस ने लखनऊ सेशन में 1916 में नरम और गरम दल को एक साथ एकजुट कर लिया। इस समझौते के अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया,
जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। होम रूल लीग की मांग को जोर शोर से उठाने के लिए एनी बेसेंट और तिलक जी ने इंडिया के अलग अलग पार्ट में होम रूल लीग की स्थापना भी की। इन सभी प्रयासों के बाद भी 1919 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किए गए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में होम रूल लीग का कोई जिक्र नहीं किया गया था और ना ही भारत को होम रूल देने की बात की गई थी। इन सुधारों को तिलक ने बिना सूरज के सवेरा कहा। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में विश्व की एक महान हस्ती महात्मा गांधी की एंट्री होती है, जो कि 9 जनवरी 1915 को विदेश से इंडिया वापस आ गए और इंडिया में चल रही उथल पुथल को माइन्यूटली ऑब्जर्व करने लगे। जिस समय गांधी जी इंडिया आए उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। गांधी जी ने इस वॉर में ब्रिटिशर्स की हेल्प की, जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कैसरे हिंद का टाइटल देकर सम्मानित किया। इंडिया में 1917 से 1918 के बीच में गांधी जी ने 3 आंदोलनों को लीड किया। ये थे चंपारण और खेड़ा का किसान मूवमेंट तथा अहमदाबाद का लेबर मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय ही फर्स्ट टाइम गांधी जी ने सत्याग्रह की धमकी दी थी। यह मूवमेंट सक्सेसफुल रहा और इसी सक्सेस के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया। अहमदाबाद मिल के मजदूर और मिल के ओनर्स के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। इस मामले की इंक्वायरी के लिए गठित ट्रिब्यूनल ने गांधी जी के सिफारिशों के अनुरूप मजदूरों को 35% बोनस देने के लिए मिल मालिकों को ऑर्डर दिया। गांधी जी के ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन विजयों को इंडियंस बहुत ही बारीकी से देख रहे थे। इसके साथ ही साथ ये वह समय था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट यंग इंडियंस में वायलेंस को सपोर्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जा रही थी। गवर्नमेंट ने तेजी से बढ़ती वायलेंट एक्टिविटीज के कॉजेस की इंक्वायरी के लिए, वायलेंस से निपटने के लिए तथा एक इफेक्टिव प्लानिंग सजेस्ट करने के लिए सिडनी रॉलेट की प्रेसिडेंसी में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। रॉलेट के सजेशन पर गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर इंडेफिनिट टाइम तक के लिए जेल में रख सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसके अगेंस्ट सत्याग्रह की घोषणा कर दी। जगह जगह पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगे। इस प्रोटेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। इसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ही सरकार ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी अरेस्ट कर लिया। इन सभी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रोटेस्ट और अधिक बढ़ गए। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत अधिक भीड़ थी। यह स्थान चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जिसके अंदर जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था। इस रास्ते के मुंह पर जनरल ओडायर हैवी फोर्सेस को लेकर खड़ा हो गया और उसने पब्लिक पर बिना किसी प्रायर वार्निंग के फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। इस प्रपोजल के रिस्पॉन्स में नेहरू जी ने कहा कि जिस डोमिनियन स्टेटस के स्थिति पर यह प्रपोजल आधारित है वह दरवाजे में जुड़ी जंग लगी कील की तरह है। कांग्रेस इस समय कई चैलेंजेस से जूझ रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खतरा भारत के सिर पर था ही। इससे भी बड़ा चैलेंज बढ़ता हुआ कम्युनलिज्म और पाकिस्तान के रूप में उठने वाली सेपरेट स्टेट की डिमांड। 1933 से 35 के बीच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर टाइटल के अपने पैम्फलेट में पाकिस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया। रहमत अली की इस हाइपोथेसिस में पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा होने थे। 1937 के असेंबली इलेक्शन में मुस्लिम लीग की डिफीट से जिन्ना बौखला गए और उसने गांधी जी पर हिंदू स्टेट बनाने का आरोप लगाया। 22 से 23 मार्च तक हुए मुस्लिम लीग के सेशन में सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए प्रपोजल लाया गया, जो पास हो गया। इस सेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना थे। सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को क्रिप्स प्रपोजल में इनडायरेक्ट रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। अगस्त प्रपोजल को नकारने के बाद गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। वर्ल्ड लेवल पर चल रही वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश रूप कमजोर पड़ रहा था। दुनिया के अन्य देश ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि ब्रिटेन को इंडिया का साथ लेना होगा, जिससे इंडियंस का सपोर्ट वर्ल्ड वॉर में मिल सके। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा, जिसने वॉर के एंड में मिलने वाले डोमिनियन स्टेट का राग अलापा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यदि वह चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो सकेगा। इस प्रपोजल में यह भी कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। अगर किसी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना हो तो वह सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकेगा।
इसने एक प्रकार से मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया।